हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे बेसिक टू एडवांस। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आपके जो ये हिंदी के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये सीरीज़ आपकी हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम कंप्लीट हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं व्यंजन। इससे पहले हम कर चुके हैं वर्ण के बारे में, और वर्ण में हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया है। स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे व्यंजन के बारे में और व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जिन व्यंजन के बारे में जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता के होता है, लेकिन जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो होता है स्वरों की सहायता से। इनकी संख्या की अगर बात करें तो इनकी संख्या होती है 33। तो यहाँ से अगर हम व्यंजनों को देखें, यहाँ से लेकर के क से लेकर के ह तक, तो ये सभी हमारे शामिल होते हैं मूल व्यंजनों में। तो ये मूल व्यंजनों की संख्या बताई जा रही है 33। बाकी इसके अलावा भी होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर बनते हैं या फिर अलग होते हैं इनसे, तो वो होते हैं अलग, लेकिन जो मूल व्यंजन है हमारे वो होते हैं 33। तो इनका उच्चारण पे अगर हम गौर करें तो इनका उच्चारण जो है कुछ लोग गलत करते हैं। उच्चारण एक बार देख लेते हैं इनका। तो देखो, क ख ग घ अंग, इसको कोई कुछ लोग अने खाली भी बोलते हैं। अन मतलब कुछ लोग अणे बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो होता है अंग, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो कुछ अंग की तरह होती है। जैसे हम एक शब्द देखें, ये गंगा पहले कुछ इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब ये जो पांचवा वर्ण होता है इसके बदले सिर्फ बिंदु लगा दिया जाता है। तो अब हम कैसे लिखते हैं गंगा को? जो आधुनिक हिंदी आप देखें तो उसमें हम गंगा को कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो पांचवा वर्ण था इसके बदले हमने बिंदु लगा दिया, लेकिन इसका उच्चारण किस तरह से होता है? अंग अंग, गंगा गंगा। तो इसीलिए इसका उच्चारण भी हम अंग की तरह करते हैं, बिंदु की तरह करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ण, नेक्स्ट वर्ग आ जाता है च वर्ग। तो इनको हमने वर्गों में भी बांटा है, अभी वर्गों की भी बात करेंगे। तो च, छ, ज, झ, इय, तो इसका उच्चारण होता है इय की तरह। तो ये जो पांच वर्ण होता है इसके उच्चारण में ही लोग गलती करते हैं, स्टार्टिंग वाले तो कर लेते हैं। इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको बोलते हैं अण। तो न का उच्चारण अलग होता है, न सिंपल, और इसका हो जाता है अण करके। फिर होता है त, थ, द, ध, न, फिर होगा प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण कुछ इस तरह से होता है। तो स्टार्टिंग के जो दो ये वर्ण हैं इनके उच्चारण में लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। तो इसका उच्चारण करें ण की तरह, सॉरी अंग की तरह, और इसका उच्चारण करें इया की तरह। इस तरह से इनका उच्चारण होता है। अब देखो, ये जो क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं इनको हम वर्गों में बांटते हैं। तो ये जो पांच पांच वर्ण हैं इनको हमने वर्गों में बांट दिया है। जो इनके स्टार्टिंग का जो अक्षर है, जो पहला अक्षर है इन वर्गों का, इन्हीं के आधार पर इनका नाम रख दिया वर्ग का। जैसे पहला जो है वो हमारा हो गया है क वर्ग, फिर हमारा हो गया च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। तो इस तरह से हम इनका उच्चारण करते हैं और इस तरह से इनका डिवीजन करते हैं हम वर्गों में। और ये जो पांच वर्ग हैं ये सभी आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। मतलब ये मुंह के कोई ना कोई भाग से स्पर्श होकर के उच्चारित होते हैं, जिसकी वजह से इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इसके अलावा चार हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। इसके अलावा श, श, स, ह, ये हमारे ऊष्मी व्यंजन हैं। तो ये जो तीन स हैं इनका उच्चारण अलग अलग से होता है, और ये ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं चारों, क्योंकि शरीर में गर्मी पैदा होती है इनके उच्चारण के वक्त, तो इसीलिए इनको ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो कि अन्य जो हमारे व्यंजन हैं इनके मेल से ही बने हैं। इनके बारे में डिटेल से मैंने आपको पहले बता दिया है किसके मेल से कौन सा व्यंजन बना है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो व्यंजन का अगर हम वर्गीकरण करें तो हम दो आधार पर कर सकते हैं, जैसे एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। तो इनको ही अब बारी बारी देखेंगे हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो मुंह के जिस भाग से इनका उच्चारण किया जाता है उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर।
तो इसमें मैंने तालिका बना दी है ये पूरी, और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण किस जगह से होता है। तो देखो, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है, और फिर वो जिस तरह से उसका उच्चारण होता है, मतलब बाहर होती हुई वो हवा आती है उच्चारण के टाइम पर। तो जिस तरह से, मतलब जिस जगह से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, उसी के आधार पर इनका उच्चारण स्थान रखा गया है नाम। और अब हम देख लेते हैं ये कहाँ से, किस तरह से शुरुआत होती है इसकी। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा होता है कंठ। कंठ मतलब गला। गले से जिसका उच्चारण होता है वो होते हैं हमारे कंठ, कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन वो कहलाते हैं क्योंकि ज़्यादा जोर गले पर पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट तालु। तो तालु हमारा कहाँ पर होता है? तालु होता है हमारा मुंह के ऊपर वाला हिस्सा, जो कि पीछे की तरफ होता है, वो हमारा तालु कहलाता है। तो तालु में भी दो भाग होते हैं, एक तो नरम तालु और एक कठोर तालु। जो पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है, जो गले के पास होता है, वो हमारा आता है नरम तालु में। और जो ऊपर ये पीछे वाला हिस्सा, जो कठोर भाग होता है, वो हमारा आता है कठोर तालु में। दो भाग होते हैं इसके। उससे आगे जब आएंगे, ये दांतों के पीछे वाला हिस्सा मुंह के ऊपर की तरफ, तो ये हमारा कहलाता है मूर्धा। और जहाँ से ये व्यंजन उच्चारित होते हैं इनको कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। इन व्यंजनों का नाम क्या रखा गया है? मूर्धन्य, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद देखें तो दांत आ जाते हैं हमारे। दांत से जिनका उच्चारण होता है उनको दंत्य व्यंजन बोला जाता है। फिर आपके होठ आ जाते हैं, तो जिनका उच्चारण होठ की सहायता से होता है वो आपके ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर कुछ व्यंजनों का उच्चारण नाक की सहायता से भी होता है, जिनमें आवाज़ नाक से ज़्यादा निकलती है, तो वो नासिक के व्यंजन आपके कहलाते हैं। तो कुछ का जो उच्चारण है दोनों के मेल से होता है, जैसे कि कंठ और ओष्ठ के मेल से कंठोष्ठ कहलाते हैं। दंत और ओष्ठ के मेल से जो होते हैं वो दंतोष्ठ कहलाते हैं। और जो मसूड़ों की हेल्प से बोले जाते हैं, जीभ और मसूड़ों की हेल्प से, वो हमारे कहलाते हैं वत्स्य व्यंजन। तो इनका बारी बारी वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले कंठ व्यंजनों की बात करेंगे, कंठ्य व्यंजनों की। तो कंठ में हमारे देखो, हम स्वर भी देखेंगे और व्यंजन भी देखेंगे, दोनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। स्वर में हमारे आते हैं अ और अ। अगर आप बोल करके देखें अ और अ, तो आवाज़ कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है, मतलब गले से निकल रही है। तो ये हमारे आ जाएंगे कंठ्य व्यंजन, कंठ्य स्वर। ये कंठ्य स्वर कहलाएंगे क्योंकि स्वर है ये। फिर हम व्यंजन अगर देखें तो व्यंजन में आ जाते हैं हमारे क वर्ग के व्यंजन। वर्ग मैंने आपको बता दिया था किस तरह से हम वर्गों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें हमारा क वर्ग आ जाएगा, और इसमें हमारा जो स्वर आए हैं वो आए हैं अ और आ। फिर इसमें अगर अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कोई नहीं है जिसका कंठ से उच्चारण होता हो। फिर हमारा आता है ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में जो ह है वो हमारा कंठ से उच्चारित होता है, तो ह इसमें आ जाएगा। तो ह का उच्चारण जो है वो स्वर यंत्र से भी माना जाता है। अब देखो, स्वर यंत्र जो है वो हमारे गले में ही है, तो इसलिए हम इसे कंठ में रखते हैं। तो अगर स्वर यंत्र आता है ह का उच्चारण स्थान, तो वो भी सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो स्वर यंत्र भी आपके इसका कर सकते हैं सही उत्तर। इसके बाद इसमें जो अयोगवा है, अयोगवा में से आता है इसमें कंठ वाले ऑप्शन में विसर्ग। जो विसर्ग का उच्चारण है वो कुछ हम ह की तरह करते हैं, जैसे कि प्रातः। प्रातः का हमने एग्जाम्पल लिया था अभी। तो प्रातः ह का उच्चारण जो है कुछ क्योंकि ह का उच्चारण जो है कंठ से हो रहा है और ह की तरह ही हम इसे उच्चारित करते हैं, तो ये हमारा कंठ में आएगा। तो अयोगवा में विसर्ग जो है वो हमारा कंठ में आ जाएगा। इसके बाद बात करें अगर तालु की, तो तालु जो मैंने बताया था, मुंह के ऊपर वाला पीछे का हिस्सा जो होता है वो हमारा तालु में आता है। और कठोर और नरम तालु, इसके दो भाग होते हैं। तो इसमें हमारे जो स्वर हैं वो हमारे आ जाएंगे ई और ई। ये दो स्वर जो हैं हमारे, ये हमारे आ जाएंगे तालु के अंदर। तो ये तालव्य स्वर कहलाएंगे हमारे। और जो व्यंजन हैं वो हमारे आ जाएंगे च वर्ग वाले व्यंजन, च, छ, ज, झ, इय। इनका उच्चारण होता है तालु से। इसके बाद अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ 4 होते हैं, उनमें से एक अंतस्थ आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और एक ऊष्म व्यंजन आ जाएगा य और श। देखो, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे य और श, ये दो व्यंजन हमारे उसमें आ जाएंगे तालु में, तालव्य व्यंजनों में ये आ जाएंगे हमारे। और अयोगवा तो दो ही होते हैं, तो एक ये हमारा हो गया है विसर्ग, तो इसमें अयोगवा में कोई नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे मूर्धा की। तो मूर्धा मैंने बताया था
हमारे मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो आगे की तरफ होता है, दांतों के पीछे आगे की तरफ, ये हमारा मूर्धा वाला भाग होता है। तो इसमें जो री जो है इसका उच्चारण हमारा मूर्धा से होता है, तो ये स्वर में है। और इसके अलावा व्यंजन में जो है वो ट वर्ग आ जाएगा। तो देखो वर्ग जो है सीक्वेंस से चल रहे हैं, अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ट आ जाएगा, ट ठ ड ढ अण, तो इसमें आ जाएंगे मूर्धा में। अगर हम बात करें अंतस्थ की तो र और श आ जाएंगे मूर्धा में। तो देखो सीक्वेंस से आप याद रखें, भूलेंगे नहीं, र और श ये दोनों आ जाएंगे अंतस्थ और ऊष्म, दोनों व्यंजन हमारे आ जाएंगे मूर्धा में। तो देखो ये तो सीक्वेंस से आ जाएंगे अंतस्थ वाले, तो इसे याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये व्यंजन है ये भी आपके सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। तो इसके बाद देखो फिर आता है हमारा दंत व्यंजन। इसमें हमारा री आ जाता है, री ये संस्कृत में यूज़ होता है वैसे। तो इसके अलावा जो हमारे व्यंजन हैं वो हमारे आ जाएंगे इसमें त वर्ग। अगर आप बोल करके देखें तो जो जीभ है वो दांतों को टच कर रही है, त थ द ध न, तो ये व्यंजन दंत व्यंजन में आ जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे हमारे ल, और ऊष्म में आ जाएगा स। तो देखो यहाँ से भी हम फिर ये तीसरा नंबर उठा लेंगे, यहाँ से ये हो गया। और ये हमारा ये वाला चल रहा है दंत, ये च वर्ग भी हो गया था हमारा, तो त वर्ग आ जाएगा इसमें दंत्य में, और ल स आ जाएगा अंतस्थ और ऊष्म में। इसके बाद बात करें औष्ठ्य व्यंजनों की, होठों से किसका उच्चारण होता है, तो ये स्वरों की बात करें तो ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इनका उच्चारण होठों की सहायता से होता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से होठों की शेप बदलती है इसमें। और फिर व्यंजन की बात करें तो इसमें आ जाएगा प वर्ग। प वर्ग में देखें प फ ब भ म, तो होठ आपस में टच करते हैं इसमें, इसलिए ये औष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान कौन सा है इनका, होठ। इसके बाद अंतस्थ और ऊष्म नहीं है इसमें। इसके बाद बात करें नासिका व्यंजन की। नासिका व्यंजन देखो हमारे वो होते हैं जिनके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है। ये हमने बात करी थी, ये सभी जो वर्ग हैं हमारे, जो 5 वर्ग थे हमारे क च ट त प, इन सभी का जो 5वां वर्ण है, 5 वर्ण आप देख रहे होंगे, ये अपने अपने वर्ग में तो शामिल ही हैं। इसके अलावा ये नासिक के व्यंजन भी कहलाते हैं क्योंकि नाक से ज़्यादा ध्वनि निकलती है इनकी, जैसे अंग, इय, अण, न, म। बोल करके देखें तो नाक की हेल्प से ही बोले जाते हैं, नाक बंद करके देखो बोले नहीं जाएंगे। इसके बाद अयोगवा में आ जाता है हमारा जो अनुस्वार है और अनुनासिक है। देखो जो ये है अनुनासिक कहलाता है चंद्र बिंदु, और ये जो अंकी बिंदी है ये अनुनासिक कहलाता है। तो अब क्योंकि चंद्राकार बिंदु की जगह ही हम अनुस्वार का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, अब इसी का यूज़ होने लगा है, तो ये हमारा अयोगवा में आता है। तो अयोगवा ये वाले हमारे नासिका में आ जाएंगे क्योंकि इनका अंग अंग करके इस तरह से उच्चारण होता है। और ये जो हम अनुस्वार यूज़ करते हैं ये इनके बदले हम ये अनुस्वार ही यूज़ करने लगे हैं बहुत से शब्दों में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम गंगा लिखें तो ये हम कुछ इस तरह से पहले लिखते थे, ये 5 वर्ण होता था बीच में इसका, लेकिन अब हम इसकी जगह बिंदी लगाने लगे हैं, गंगा सिर्फ लिखने लगे हैं। इसी तरह से बहुत से व्यंजन हैं, इसी तरह के बहुत से शब्द हैं ऐसे जिनमें इनका प्रयोग ना करके के हम बिंदु का यूज़ करते हैं, अनुस्वार का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद बात करें कंठ तालु की। देखो कंठ तालु में वो आते हैं जिसमें गला और तालु दोनों की हेल्प से बोले जाते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं ए और ए, तो ये दोनों आते हैं हमारे कंठ तालु में, कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। और ये कैसे बने हैं देखो, हम देखें अगर तो देखो ऊपर देखो ए आ के साथ ए का अगर मेल होता है तो इससे बनता है ए, और अ का उच्चारण स्थान हमने कहाँ देखा था, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ये यहाँ पर आ जाएगा ए के बदले सॉरी ई आएगा क्योंकि ई का जो है उच्चारण स्थान होता है तालु, ये होता है ना तालु, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो अ के साथ ई का अगर मेल होता है तो ए बनता है, तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा कंठ तालु बन गया। और ये वाले जो स्वर हैं ये हमारे आ जाएंगे कंठ तालु स्वर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ में हमारे आ जाते हैं ए आ के साथ हम किसका मेल करते हैं, ऊ का मेल करते हैं, ऊ और ऊ, यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है तो इन दोनों को मिला करके बनता है ओ, तो ये हमारे आ जाते हैं कंठोष्ठ में। तो दोनों को मिला करके क्योंकि बने हैं ये इसलिए हमारे कंठोष्ठ में ये आ जाते हैं, तो यही रहेंगे इसमें सिर्फ। इसके बाद दंतोष्ठ की बात करें, इसमें दांत और घुटनों की सहायता से बोला जाता है।
तो ये इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है जो कि है व। व अगर आप बोल के देखें, देखो व, दांत और होठ इसमें टच होते हैं, इसलिए दंतोष्ठ्य कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे वत् से जिसमें कि जीभ मसूड़ों को टच करती है, तो इसमें हमारे आ जाएंगे न, स, ल, ज। ये अपने अपने उसमें तो रहे ही ये ग्रुप में, इसके अलावा ये वत्स में भी आते हैं न, स, ल, ज। तो इस तरह से हमने वर्गीकरण कर लिया उच्चारण स्थान के आधार पर, और इसको आप एक दो बार देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने सीक्वेंस से बता दिया है, ये जो है आपका मतलब इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो ये भी हमने सीक्वेंस से ही लिए हैं, ये जो हमने लिए थे ये सीक्वेंस से लिए हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें, आगे बढ़ लेते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देख लिया है जो व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं, जैसे अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर को हम आंतरिक भी कह सकते हैं, आंतरिक प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्न यानी कि दो भागों में हम इसे बांट सकते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को। तो इसमें अब हम सबसे पहले बात करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्शी और स्पर्श ये हैं अलग अलग, इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्शी व्यंजन जो थे हमारे वो थे 25, पूरे पाँचों ग्रुप के पाँचों जो व्यंजन थे वो हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन। तो ये जो हैं इसमें हमारे आते हैं क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें देखो जो सीक्वेंस था हमारा क, च, ट, त, प था, पांचों वर्गों का, लेकिन हमने च वर्ग को इसमें निकाल दिया है बीच से। च वर्ग को छोड़ करके बाकी सभी जो वर्ग हैं ये हमारे, इनके चारों जो वर्ण हैं वो हमारे आते हैं स्पर्शी व्यंजन में। तो नासिक इसमें हम नहीं लेंगे, इसमें बस यही हम शामिल करेंगे 4 वर्ण। तो 4 वर्ग हमने ले लिए और 4 वर्ण इनके ले लिए, तो टोटल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है 16 होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे बात को, नासिक्य नहीं लेना है इसमें और च वर्ग नहीं लेना है। इसके बाद हमारा आता है स्पर्श संघर्षी। अब देखो इस वर्ग को तो हमने अलग कर दिया, पूरे मतलब जो 5 वर्ग थे उसमें से हमने एक वर्ग को अलग कर दिया जो कि था च वर्ग। ये हमारा आ जाता है स्पर्श संघर्षी में। अब क्योंकि ये अलग हो गया तो इसको संघर्ष करना पड़ा, तो इसमें भी हम 5 वर्ण को शामिल नहीं करेंगे जो कि हमारा नासिक के वर्ण में आता है। ईया जो होता है ईया, तो वो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। अब देखो स्पर्श वाले ही सारे देख लेते हैं, स्पर्श या फिर स्पर्श संघर्षी, ये दोनों हो गए हमारे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट में हमारा दिया हुआ है संघर्षी। संघर्षी में अगर हम देखें, संघर्षी में हमारे ये श, श, स और ह, ये चारों वर्ण आ जाएंगे जो कि हमारे ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। तो ये संघर्षी भी कहलाते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि देखो इसको अगर आप उच्चारण करें इनका तो एक गर्मी सी पैदा होती है, घर्षण सा एक पैदा होता है। तो संघर्षी इस तरह से आप यह नाम याद रख सकते हैं इसका, और इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं इन चारों को ही। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है संघर्ष वाले ही ले लेते हैं फिर से, संघर्षहीन व्यंजन। तो जिसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे ही स्वाभाविक इसका उच्चारण हो जाता है। तो उसमें आते हैं हमारे य और व, य और व। अब इनका उच्चारण ना तो स्वर की तरह होता है ना व्यंजन की तरह होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इनके जो दूसरे नाम हैं वो खास करके ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं ज़्यादातर। तो संघर्षहीन व्यंजन या फिर अर्धस्वर किसे कहते हैं, य और व को। अब इसके बाद आते हैं हम नासिक्य व्यंजन पे। नासिक्य या फिर अनुनासिक, या तो हम इनको नासिक्य कहते हैं या तो फिर अनुनासिक, दोनों नामों से हम इनको बुला सकते हैं। और इसमें आते हैं हमारे अंग, इय, ण, न, म, और क्योंकि हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं स्वर को। तो ये 5 जो आपके व्यंजन हैं ये आपके आते हैं अनुनासिक या फिर नासिक्य में। इसके बाद आता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। अब जो हमारा ये, इसमें अगर आप देखें स्पर्शी व्यंजनों में ड और ढ है, ड और ढ के नीचे हमने बिंदी लगा दी इस तरह से, तो ये हमारे बन गए उच्छिप्त व्यंजन। तो ये उनसे अलग हैं, इनका उच्चारण भी अलग होता है। ड और ढ को तो हमें इस तरह से बोलेंगे जैसे मैंने उच्चारण किया है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा एक तरह से संघर्ष के साथ बोलते हैं, मतलब एक तरह से वो कह सकते हैं झटके से बोलते हैं,
एक एक झटके से बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? ड़ ढ ड़ ढ। और उसको हम कैसे बोलते हैं? ड ढ। तो दोनों में अंतर है ना। तो अगर हम इसका शब्द के तौर पे एग्जाम्पल लें तो इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे लड़के में ये यूज़ होता है लड़का, लड़का इस तरह से बोलते हैं लड़का। या फिर षड्यंत्र, षड्यंत्र इस तरह से बोलते हैं षड्यंत्र, एकदम झटके से बोल रहे हैं ढ को। और ढ, जो ढा है ढ ढ, ये वाला हम बोलते हैं ढ ढ, कुछ इस तरह से बोलते हैं इसको। तो दोनों में के उच्चारण में फ़र्क होता है। तो ये दोनों हमारे कहलाते हैं उच्चिप्त व्यंजन। इनके और भी नाम हैं जैसे कि द्विगुण व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। 3 नाम है इसके, उच्चिप्त, द्विगुण या ताड़नजात। कोई भी नाम आए ध्यान रखें, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसके बाद आता है हमारा र। र की अगर बात करें, र का उच्चारण करके देखें, र र, थोड़ा कंपन सा करती है जीभ, जीभ कंपन सा करती है और लुढ़कती है, र र। तो ये इसलिए ये कहलाता है प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंढित व्यंजन। तो र जो है हमारा प्रकंपित या फिर लुंढित व्यंजन में आता है। फिर हमारा आता है एक लास्ट बचा ल। ल का आप उच्चारण करें तो हवा दोनों तरफ से निकल जाती है, ल ल, क्योंकि बीच में जीभ रह जाती है हमारी, ऊपर टच करती है जीभ, ल ल, तो ये बगल से हवा निकल जाती है। पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है बगल से, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया है पार्श्विक व्यंजन। तो ल आता है हमारा पार्श्विक में। तो इस तरह से हमने वर्गीकरण कर लिया है ये अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर। अब हम आगे पढ़ेंगे बाह्य प्रश्न के आधार पर। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के वर्गीकरण को देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आपके हैं सब में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कई सारी चीज़ें मैं कराती हूँ, सोशल साइंस, रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग की क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, पर हाँ होंगी आगे। सुपर टेट के लिए तैयारी करवाऊंगी मैं, तो सुपर टेट के लिए कई सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करूँगी, संस्कृत वगैरह। तो इसीलिए आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी सब्जेक्ट कराया जाए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये कोर्स तो आपको कंप्लीट मिलेगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं।